हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट और लास्ट लेक्चर में हम प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट तक कंप्लीट कर चुके थे। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, ये बात हमने डिस्कस की थी। बस इस लेक्चर में हम स्टॉक एक्सचेंज को ही डिटेल में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशन है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग चलती है सिक्योरिटीज़ की, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ की। सेकेंड हैंड कैसे कि एक बार कंपनी ने इशू कर दी, किसी एक इंसान ने खरीद ली, अब वो अगर किसी और को बेच रहा है तो वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग चलती है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसे समझते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। स्टॉक एक्सचेंज जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। देन वेदर इनकॉपरेटेड और नॉट, एज अ कंपनी वो इनकॉपरेटेड है या नहीं, कुछ भी हो सकता है। देन इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। तो क्या मतलब है इसका कि जो बाइंग सेलिंग चलती है ना सिक्योरिटीज़ की, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बहुत सारे हैं। तो उनमें से जो कुछ टॉप हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE भी कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलरली दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। फिर है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लियोन्स रेंज के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद एक दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 3 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत टॉप पे रहते हैं हर बार। और इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। चलिए फंक्शंस देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो फर्स्ट फंक्शन इज इकोनॉमिक बैरोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी की एकदम ट्रू पिक्चर रिवील करता है। ठीक है, इसको पल्स ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है और इकोनॉमिक मिरर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे अभी बताया कि एकदम ट्रू पिक्चर दिखाता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर किसी सिक्योरिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, तो अगर सारी सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस हाई जा रहे हैं इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर बूम पीरियड चल रहा है। और अगर सभी के लो जा रहे हैं इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन पीरियड चल रहा है। तो इस तरीके से साफ साफ पता चल गया ना कि इकोनॉमी के अंदर कैसा पीरियड चल रहा है, इकोनॉमी का फेस कैसा चल रहा है। तो इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं। देन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से, कि डिमांड कितनी है एक सिक्योरिटी की, सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिटरमाइन की जाती है। अच्छा, प्राइसिंग दिखाना बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ताकि लोग वैल्यूएशन निकाल पाएँ कि एक सिक्योरिटी भाई कितने की होगी या क्या वैल्यूएशन है इस सिक्योरिटी का। ये वैल्यूएशन जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, वो इन्वेस्टर्स के लिए भी यूज़फुल है और वो क्रेडिटर्स के लिए भी यूज़फुल है। पहली बात, इन्वेस्टर्स के लिए क्यों यूज़फुल है? वो भाई कहीं सिक्योर अगर वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उनको वैल्यूएशन पूरा मालूम होना चाहिए। क्रेडिटर्स के लिए क्यों है वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर भाई वो आपको क्रेडिट देंगे तो वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करके ही तो देंगे। तो अगर आपके शेयर्स के प्राइसेस वगैरह सब कुछ अच्छा है, आपकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा है, वो आपको ईजिली क्रेडिट दे देंगे। और गवर्नमेंट को टैक्सेशन के लिए ज़रूरत होती है वैल्यूएशन की। थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपका बहुत ज़्यादा सेफ है। क्यों है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ वही कंपनीज़ होती हैं, सिर्फ वही कंपनीज़ अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं जो कि लिस्टेड हैं। तो लिस्टेड जो हैं तो वो ऑफकोर्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी भी उसको रेगुलेट करता रहता है। तो बहुत ज़्यादा सबकी नज़र में रहता है कि भाई ये कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो रेगुलेशन बना हुआ रहता है, इसलिए आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ रहता है। देन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आपको लगा कि अच्छा ये अब यहाँ पे इससे डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो आपने अपने शेयर्स वहाँ से बेच दिए, आपने अपनी सिक्योरिटी वहाँ से बेच दी और कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो आप ये जो डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है। देन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इक्विटी में कंपनी की इन्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कराता है स्टॉक एक्सचेंज। देन प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं स्पेकुलेटर्स जो इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि भाई कब जो है स्टॉक
कि जो भी है प्राइसेस जो हैं सिक्योरिटीज़ के वो नीचे गिरेंगे, तो जब वो नीचे गिरते हैं प्राइसेस कम होते हैं तो वो ख़रीद लेते हैं और महंगे होने पे बेच देते हैं। तो बीच का प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे स्पेकुलेटर्स बैठे रहते हैं। तो जो स्पेकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम करेक्ट टाइम टू टाइम एकदम प्राइसेस को अपडेट करता रहता है कि इस यहाँ के इतने प्राइसेस हैं, यहाँ के इतने प्राइसेस इस हिसाब से। देन लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि कितनी जल्दी आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आप किसी भी सिक्योरिटी को लो, किसी और को बेच दो, तो इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है कि आप कहीं भाई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आप यहाँ करिए, इस कंपनी के शेयर्स इतने हैं, इस कंपनी के शेयर का प्राइस इतना है। तो इस तरीके से बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से अपना कैपिटल का बेटर एलोकेशन कर पाएंगे। देन प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हर किसी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट होनी चाहिए। आप सेविंग तो कर रहे हो लेकिन घर के अंदर कर रहे हो और अपने पैसे को ब्लॉक कर दे रहे हो, कि आप अपने पैसे को रोक ही तो ले रहे हो अगर आप कहीं और नहीं सेव कर रहे हो तो, अगर आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है इन्वेस्टमेंट की, कि आपके अंदर भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट बन जाती है कि भाई मुझे अपने घर में पैसा ब्लॉक करके नहीं रखना है, मुझे वो इकोनॉमी में फ़्लो होने देना है। इससे मेरा भी फ़ायदा है और इकोनॉमी का भी फ़ायदा है। तो ये थे भाई फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के। चलिए अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की। तो किस तरह से होता है, ऑफ कोर्स इस तरह से तो नहीं होता होगा नॉर्मल रेगुलर आप मार्केट में कुछ भी लेने जा रहे हैं, आप लेके ख़रीद ले रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं होता है। एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो वही प्रोसीजर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टेप्स हैं उसके काफ़ी सारे। पहला देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर एक एजेंट होता है जो कि इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक तरीके से इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। तो आप जो हैं एज एन इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को कांटेक्ट नहीं कर सकते, स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट डील नहीं कर सकते हैं, आपको एक ब्रोकर हायर करना ही होगा। तो सबसे पहले आप एक ब्रोकर का सिलेक्शन करेंगे। आप ब्रोकर से जब बात करेंगे, आप ब्रोकर को अप्रोच करेंगे, तो आप ब्रोकर को सब कुछ बताएंगे कि आपको भाई किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, आपको शेयर चाहिए, डिबेंचर चाहिए, आपको किस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए, किस कंपनी की चाहिए, कितने प्राइस, अगर आपको बेचना है तो किस प्राइस पे बेचना है। आप एक ऑर्डर डिटेल देंगे कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, फिर ब्रोकर आपसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएगा और आपसे एक फॉर्म फिल करवाएगा जिसको हम कहते हैं क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, उस क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको देना होगा। DOB आपकी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े हुए हैं, क्या है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, करते क्या हैं आप, रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडियन हैं आप या NRI हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट होगा ऑफ कोर्स, उसकी डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स। तो डिपॉजिटरी अकाउंट क्या है वो हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं अभी, तो उसकी भी डिटेल्स आपको देनी होंगी। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ भी रजिस्टर्ड हैं तो फिर उसकी भी डिटेल्स, आप उसका भी नाम बताइए। एंड क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको एक क्लाइंट कोड नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले आपको एक ब्रोकर हायर करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट स्टेप इज ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। आपने ब्रोकर हायर कर लिया, दूसरा आपका स्टेप है आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना है। डीमेट अकाउंट का क्या मतलब है? डीमेट अकाउंट स्टैंड्स फॉर डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, विद डिपॉजिटरी। एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो वो सब कैश के लिए होता है ना, कैश के लिए होता है। आप अपना कैश जमा करवा रहे हो, डिपॉजिट करवा रहे हो वहाँ पे, तो आप जैसे बैंक के पास जाके एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही सिक्योरिटीज़ के मामले में डिपॉजिटरी के पास जाके आप एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी सेम एक बैंक की तरह है। बैंक कैश रखता है, डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ रखती है। ठीक है, और डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट बिल्कुल वही है कि डिपॉजिटरी से आपको डिपॉजिटरी में आपको अपना एक अलग से डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आपकी सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग की सारी डिटेल्स रहेंगी। ठीक है,
तो डिपॉजिटरी क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स सिक्योरिटी। एंड डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, ऑल्सो नोन एज बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। तो बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं इसको। ये बिल्कुल आपके नॉर्मल जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही होता है, ये बस सिक्योरिटीज से डील करता है, ठीक है। फिर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? बैंक और स्टॉक ब्रोकर, यानी कि आप डायरेक्टली भी नहीं जा पाते हैं डिपॉजिटरी के पास, आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपको उसके लिए भी एक ब्रोकर बीच में चाहिए या फिर बैंक चाहिए, ठीक है, जो एज एन एजेंट काम करते हैं। तो क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्ट डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं करता है, वो डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, और डिपॉजिटरी भी इन्वेस्टर से कांटेक्ट करेगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। तो ये एक तरीके से बीच में एजेंट की तरह काम कर रहा है, इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी का डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। तो चलिए, आपने ब्रोकर हायर कर लिया, फिर आपने डीमैट अकाउंट भी खोल लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर आपको कहाँ जाके प्लेस करना है? ब्रोकर के पास जाके प्लेस करना है। आपको सब बताना है कि आपको कितने शेयर्स चाहिए, क्या चाहिए, किस प्राइस तक में चाहिए, और आप किस कंपनी के चाहिए, टोटल आप सारी डिटेल्स आप देंगे ब्रोकर को। तो ब्रोकर आपका ऑर्डर नोट कर लेगा और बोल देगा कि ठीक है भाई, अगर इस तरीके के शेयर्स होंगे तो मैं फिर आपको बाद में कांटेक्ट करूँगा। तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद ब्रोकर क्या करेगा? मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस। फिर वो ऑनलाइन जाएगा, वो स्टॉक एक्सचेंज पे ऑनलाइन जाएगा और चेक करेगा कि भाई जो जो मेरे पास ऑर्डर आया है उतने शेयर कोई कंपनी बेच रही है, उतने प्राइस पे बेच रही है। तो इस तरीके से क्या करेगा कि वो प्राइस मैच करने की कोशिश करेगा। तो आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे शेयर मिल जाए 10 रुपये तक का, ठीक है, 10 रुपये का शेयर मिल जाए। तो ब्रोकर चेक करेगा कि भाई 10 रुपये तक का कौन सा शेयर है, 10 रुपये के अंदर अंदर कितने शेयर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो प्राइस मैच करेगा। अगर आप शेयर बेचना चाह रहे हो तो भी आपने शेयर ब्रोकर को बताया होगा कि भाई 15 से ऊपर हो जाए तो बेच देना। तो चेक करेगा ब्रोकर कि भाई बेस्ट प्राइस क्या है, 15 से ऊपर कोई शेयर है कि नहीं है। 15 से अगर ऊपर है तो वो फिर उसके हिसाब से फिर देखेगा, बेसिकली वो प्राइस मैच करने की कोशिश करेगा स्टॉक एक्सचेंज पर ऑनलाइन जाकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो क्या करेगा? एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। फाइनली अगर उसको ऐसे कोई मतलब बेस्ट डील मिल जाती है तो फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। कि अगर सपोज़ आपको शेयर बेचना था 15 रुपये में और आपका शेयर कहीं जैसे कोई 17 में भी ख़रीदने को राज़ी है, 17 प्राइस पहुंच गया है, तो फिर वो बेच देगा। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है कि ऑर्डर द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर को ये बात बताएगा कि भाई आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है इस तरीके से, और वो एक ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप देगा कि भाई आपने इतने शेयर्स लिए थे, इस प्राइस पे लिए थे, इस कंपनी के लिए थे। ये सारी चीज़ें वो एक ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप में इन्वेस्टर को ब्रोकर इशू करेगा। उसके बाद विद इन 24 आवर्स ब्रोकर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के विद इन 24 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 आवर्स के बाद इशू किया जाता है, और 24 आवर्स के बाद नहीं, एक्चुअली 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये एक लीगल कंपल्शन होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ब्रोकर को इशू करना होता है। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि भाई कितने का शेयर लिया था, कितने शेयर लिए थे, ब्रोकर को कमीशन कितना दिया था, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट इसीलिए होता है क्योंकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपके पास भी प्रूफ रहे और ब्रोकर के पास भी प्रूफ रहे कि भाई क्या डील हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए ये इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट को इशू किया जाता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें होता क्या क्या है? डिटेल्स अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे, प्राइस क्या था, डेट एंड टाइम क्या था, और ब्रोकर के साथ चार्जेस की क्या डील हुई थी कि कितने वो कमीशन रखेगा, कितना नहीं, ठीक है। 6 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब चलिए अब 7 देखते हैं। 6 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, बाकी के बचे 4 पॉइंट्स इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो क्या है कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपने शेयर सपोज सेल करना चाहते हो, ठीक है। आप या तो अपने शेयर्स जो हैं आप बेचना चाहोगे या ख़रीदना चाहोगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने शेयर सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से तो डील नहीं करोगे, आप किससे डील करोगे? ब्रोकर से,
ठीक है। आप एक इन्वेस्टर हो, आप ब्रोकर से डील करोगे, ब्रोकर करेगा स्टॉक एक्सचेंज से डील, ठीक है। फिर एक और इन्वेस्टर है जो कि खरीदना चाह रहा है, परचेज करना चाह रहा है, वो भी अपने ब्रोकर से डील करेगा और उसका ब्रोकर भी स्टॉक एक्सचेंज से डील करेगा। तो इस तरीके से पूरा सेलिंग और परचेजिंग, एक इन्वेस्टर जो बेचना चाह रहा है और एक इन्वेस्टर जो खरीदना चाह रहा है, उन दोनों के बीच में एक लिंकिंग चेन पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक पूरी चेन तैयार हो जाएगी जिससे ये एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई ये बात। तो हम एक लेते हैं एग्जाम्पल कि भाई ये इन्वेस्टर है, ये बेचना चाह रहा था अपने शेयर। तो जब ये शेयर बेचना चाहेगा तो उसके बाद क्या करेगा कि भाई सारी सेटलमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, आपके शेयर बिकने को बिल्कुल तैयार हो गए। अब क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर की डिलीवरी करनी पड़ेगी। एज एन इन्वेस्टर सब कुछ तैयार हो गया, आपको अपने शेयर की अब डिलीवरी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो आप अपने शेयर्स को करोगे डिलीवर, ठीक है, आप अपने शेयर्स को करोगे डिलीवर। ये जो कि हम पढ़ेंगे 7th पॉइंट में, डिलीवरी ऑफ शेयर। आप अपने शेयर्स को डिलीवर करोगे ब्रोकर को, ठीक है। ब्रोकर करेगा स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवर। पहले आप अपने शेयर्स को ब्रोकर को डिलीवर करोगे और ब्रोकर करेगा स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवर। और जिस दिन शेयर्स डिलीवर करोगे उस दिन को कहा जाएगा पे इन डे। समझ आया? जिस दिन आप अपने शेयर्स डिलीवर करोगे उस दिन को कहा जाएगा पे इन डे। अब भाई स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच गए शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर पहुंच गए। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, 2 दिन के अंदर सेटलमेंट कर देगा, 2 दिन के अंदर सेटलमेंट कर देगा। उसको हम कहेंगे T+2 डेज, यानी टुडे प्लस 2 डेज मोर। जैसे कि आज मंडे है तो वेडनेसडे तक सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रोलिंग सेटलमेंट। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर्स तो डिलीवर हो गए हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज इसे आगे डिलीवर करेगा, स्टॉक एक्सचेंज इसे आगे डिलीवर करेगा अगले ब्रोकर को, और वो ब्रोकर अपने क्लाइंट को देगा। ये क्लाइंट खरीदना चाह रहा था ना शेयर्स, तो इसे शेयर मिल जाएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज डिलीवर करेगा शेयर्स और ये ब्रोकर अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देगा। तो जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाहर निकलेंगे उस दिन को कहा जाएगा पे आउट डे। क्या कहा जाएगा, पे आउट डे, जो कि हम 9th स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा केस समझ आया कि सपोज ये बेचना चाह रहा है अपने शेयर, ये बेचेगा तो पहले अपने शेयर को डिलीवर करेगा ब्रोकर के पास, ब्रोकर देगा स्टॉक एक्सचेंज को, इस प्रोसेस को कहेंगे पे इन डे। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है जब अगले ब्रोकर को देगा, नेक्स्ट ब्रोकर को देगा, और फिर शेयर्स, और ये ब्रोकर अपने इन्वेस्टर को देगा, तो ये हो जाएगा पे आउट डे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 9 स्टेप तक कवर हो गया। फिर ये जब फाइनल डिलीवरी कर देगा तो 10 स्टेप भी कवर हो जाएगा कि भाई अब पूरा का पूरा डिलीवरी हो चुकी है, इसके शेयर्स फाइनली इसके पास तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक दूसरी तरीके से समझा जाए तो ये भी है कि ये तो बात हो गई हमारी शेयर्स डिलीवर करने की, क्योंकि ये बेचना चाह रहा था, ये इंसान जो है, ये इन्वेस्टर जो है, ये शेयर बेचना चाह रहा था, तो इसने अपने शेयर्स डिलीवर करे, ठीक है। तो भाई ये वाली बात तो हो गई कि इसके शेयर्स फाइनली इसके पास तक पहुंच गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके पास शेयर पहुंच गए, ये अब पेमेंट करेगा, ये अब पेमेंट करेगा। तो क्या होगा कि जब ये पेमेंट करेगा तो अब ये भी पेमेंट डायरेक्टली थोड़ी नहीं इस इन्वेस्टर को कर देगा, ये भी पहले ब्रोकर को करेगा, ब्रोकर करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, ब्रोकर करेगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो जब ये पेमेंट करेगा ब्रोकर को, अब ब्रोकर करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसे आएंगे, तो हम इसे कहेंगे पे इन डे, ठीक है। जिस दिन होगा पेमेंट उसे कहेंगे पे इन डे। फाइनली जब स्टॉक एक्सचेंज अगले ब्रोकर को पेमेंट करेगा और फिर वो ब्रोकर इस इन्वेस्टर को पेमेंट करेगा तो उसे कहेंगे हम पे आउट डे, ठीक है। बिल्कुल सेम बात है, बस इधर से यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र हो रहे थे और यहाँ से यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र हो रहा है। बिल्कुल सेम बात है कि जब स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसे जाएंगे तो वो चाहे पैसे जाएं चाहे शेयर जाएं तो उसे कहेंगे हम पे इन, और जब स्टॉक एक्सचेंज से बाहर जाएंगे तो हम उसे कहेंगे पे आउट, ठीक है। तो बस यही 4 स्टेप्स है, इन्हीं को अब हम देख लेते हैं। तो 7th स्टेप था डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। तो जब भी डिलीवरी होगी शेयर्स की या पेमेंट होगा उसे पे इन डे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स की डिलीवरी हो रही थी पे इन, यहाँ पे कैश की डिलीवरी हो रही थी पे इन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज रोलिंग सेटलमेंट। क्या मतलब है इसका कि सेटलमेंट साइकिल जो है T+2 डेज की होगी, टुडे प्लस 2 डेज मोर। मंडे है तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो फ्राइडे, ठीक है। तो
टुडे और 2 दिन और, ठीक है। तो T+2 डेज की सेटलमेंट होती है। ये सेटलमेंट जितना भी होना होता है ये 2 दिन के अंदर अंदर करना होता है और इसको हम रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। तो रोलिंग सेटलमेंट जो है अप्रैल 2003 में ही शुरू हुआ है। तो आप MCQ के लिए ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट इज 9th पे आउट डे। तो पे आउट डे क्या है इसे पढ़ेंगे। ऑन द T+2 डे, T+2 डे का क्या मतलब बताया, जैसे आज डील हुई है तो 2 दिन बाद, मंडे है तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो फ्राइडे, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। क्या मतलब है कि आपने जिसको शेयर भाई डिलीवर करने थे जिस इन्वेस्टर को, तो उसने तो दे दिए स्टॉक एक्सचेंज को। अब स्टॉक एक्सचेंज जब उसे आगे डिलीवर करेगा तो उसे कहेंगे पे आउट डे। तो जिस दिन पे भी करेगा उसे कहेंगे पे आउट डे। और किस दिन पे करेगा, करेगा 2+2 डे पे, ठीक है। देन द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोकर को 24 आवर्स के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। आपने शेयर डिलीवर कर दिए तो पेमेंट तो होनी चाहिए ना, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर पेमेंट होनी होती है। नेक्स्ट इज नाउ द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। अब आप डायरेक्टली इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स भेज सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई इस इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स ब्रोकर को डिलीवर कर दिए, ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए, ये हो गया पे इन डे। फिर स्टॉक एक्सचेंज जब उसे आगे डिलीवर करेगा ब्रोकर को, ब्रोकर फाइनली जब उसको अल्टीमेट इन्वेस्टर को डिलीवर करेगा तो वो हो जाएगा पे आउट डे, ठीक है। तो यहाँ पे आउट डे के बारे में पढ़ लिया, डिलीवरी ऑफ शेयर्स, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रोसीजर हमने पढ़ लिया है। अब चलिए इसको एक बार रिवीजन की तरह एक और बार देख लेते हैं, थोड़ी कहानी की तरह समझेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज़ करिए कि मुझे शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं। मान लीजिए कि मुझे शेयर खरीदने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ब्रोकर के पास जाऊँगी, ब्रोकर को अपनी पूरी बात बताऊँगी कि भाई मुझे इतने इतने शेयर चाहिए, इस कंपनी के चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, सारी बात, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी में डिपॉजिटरी आपकी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती है, ठीक है। जिस तरह बैंक कैश को होल्ड करता है वैसे ही डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती है, ठीक है। और डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट में आपके सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट होता है। तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी में। फिर क्या होगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। मैं सब बताऊंगी ब्रोकर को, भाई मुझे इतने इतने शेयर चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देनी होगी। ऐसे नहीं कि शेयर चाहिए, पूरे कंप्लीट बताना पड़ेगा कितने के शेयर चाहिए, कितने शेयर चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, क्या प्राइस रखना है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा ऑर्डर डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगा ऑनलाइन और वो चेक करेगा कि भाई ऐसे ऐसे कोई शेयर्स हैं क्या, तो वो आपके शेयर्स के आपके ऑर्डर के साथ शेयर्स के प्राइसेस को मैच करेगा। तो मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद आपके ऑर्डर को वो एग्जीक्यूट कर देगा। वो ये कह देगा कि ठीक है भाई ऑर्डर तैयार है, इस तरीके के शेयर मिल गए हैं, ऐसे खरीदने हैं, ठीक है। तो कंप्लीट एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा प्रूफ होता है कि भाई इतने शेयर लिए इस कंपनी के लिए, उसमें सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं जिससे कि अगर आगे कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एक प्रूफ रहे दोनों के पास, ठीक है। तो उसमें सारे ब्रोकर का कमीशन वगैरह भी मेंशन्ड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद 7th पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। क्या हुआ कि भाई मुझे शेयर लेने थे, सारा मेरा सब तैयार हो गया, अब मुझे शेयर लेने तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो जिस दिन मैं पैसे दूंगी उस दिन को हम पे इन डे कहेंगे। मैं पैसे किसे दूंगी, ब्रोकर को, ब्रोकर किसे देगा, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज को पैसे नहीं दे सकती या मैं डायरेक्ट किसी और इन्वेस्टर को पैसे नहीं दे सकती। मैं पहले ब्रोकर को पैसे दूंगी, ब्रोकर देगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो जिस दिन मैं पैसे दूंगी तो उसे पे इन डे कहेंगे क्योंकि उस दिन स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसे पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल 2 दिन की होती है। आज अगर हमारा डील हुई है तो 2 दिन बाद की 2 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ क्लियर करना होता है। इसको हम कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट। 9th पॉइंट इज पे आउट डे। पे आउट डे पे क्या होता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के पास मेरे पैसे पहुंच चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज जब उस पैसे को आगे ट्रांसफ़र करेगा किसी और इन्वेस्टर के पास शेयर्स के बदले में, तो उसको हम पे आउट डे कहेंगे। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज से पैसे बाहर निकलेंगे उस दिन को हम पे आउट डे कहेंगे, ठीक है। फिर है लास्ट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्टर। फाइनली मेरे पास
शेयर्स मेरे आ जाएंगे और मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था भाई हमारा कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो दो बेनिफिट्स हैं, एक है आपका डीम्यूचुअलाइजेशन और दूसरा है डीमटेरियलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन समझते हैं पहले। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है कि पहले क्या हुआ करता था कि भाई आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता था तो कंपनी है, ब्रोकर है, इन्वेस्टर है। ठीक है, तो कंपनी जो चाहेगी वो करेगी, ब्रोकर जो चाहेगा वो करेगा। फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते थे, पैसे ले लिए जाते थे आपसे, आपको शेयर डिलीवर नहीं होते थे, और या फिर आपसे झूठे प्राइस बताए जा रहे हैं, या फिर ब्रोकर बहुत बार ऐसी भी हरकतें करता था कि जैसे मतलब आपसे शेयर ले लिए। ठीक है, आपसे बोला कि ठीक है आपके शेयर बेचने हैं और ठीक है हम बेच देंगे, जब भी बेस्ट प्राइस मिलेगा बेच देंगे। लेकिन बेस्ट प्राइस उसे मालूम है आने वाला है, लेकिन उसने बेचा नहीं अपने जो भी अपने बेनिफिट के लिए, कि उसको किसी भी तरीके से वो अपने किसी भी तरीके से बेनिफिट निकालना चाहते थे ब्रोकर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ओनरशिप जो है ना, ओनरशिप यानी कि आपके शेयर्स हैं, ठीक है आपके शेयर्स हैं, आप अपने शेयर्स के साथ कुछ भी करते हो, ठीक है, लेकिन ओनरशिप, गवर्नमेंट ने ये बोला कि ओनरशिप अलग है और कंट्रोल अलग है। यानी कि आपके शेयर्स हैं, आपको स्टॉक मार्केट में बेचने हैं, ब्रोकर को बिकवाने हैं, ठीक है, सब अपना काम आराम से करें, लेकिन रेगुलेशन सेबी करेगी। एक बॉडी बनाई गई जो कि सब पे नज़र रखेगी कि क्या हो रहा है, कंट्रोल वो करेगी, कहीं भी कुछ भी गलत होगा तो वो रोकेगी। तो इस तरीके से मतलब ओनरशिप और कंट्रोल पहले एक ही था। जो जिसके शेयर्स हैं, जो बेच रहा है, जो ब्रोकर है, जो कंपनी है, वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे पहले, लेकिन अब ये बोला गया कि नहीं, एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाई जा रही है जिसका नाम है सेबी, वो कंट्रोल रखेगी। आप ओनरशिप रखिए, तो क्या मतलब है कि ओनरशिप और कंट्रोल को अलग अलग कर दिया। आप अपना काम करिए, शेयर्स आप ही के हैं, आप बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन कंट्रोल सेबी करेगी। तो ये था डीम्यूचुअलाइजेशन। समझते हैं, इट रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। यानी कि इस डीम्यूचुअलाइजेशन में ये हुआ कि ओनरशिप और कंट्रोल को सेपरेट कर दिया गया। पहले ब्रोकर्स और कंपनीज के पास ही ओनरशिप होती थी और उन्हीं के पास कंट्रोल होता था, वही सब करते थे। लेकिन अब ये बोला गया कि ओनरशिप अलग है और कंट्रोल अलग है। आप अपना काम करिए, लेकिन आपको रेगुलेट से भी करेगी, कंट्रोल से भी करेगी आपकी एक्टिविटीज़ को। तो ये है डीम्यूचुअलाइजेशन। चलिए डीमटेरियलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है कि आजकल जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, वो कुछ भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, सब कुछ कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू किया जाता है। तो अगर आपको सिक्योरिटी खरीदनी है, बेचनी है, उसको कोई भी रिकॉर्ड रखना है, तो वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। यही डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है। बेनिफिट क्या है इसका कि ये इसीलिए किया जाता है ताकि आपके जो ट्रांजैक्शन है वो स्पीडी हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े, आप थेफ्ट और फेक ट्रांसफर्स जैसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बच सकें। तो इसीलिए अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। तो डीमटेरियलाइजेशन का क्या मतलब है? इट इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड। अब फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं होगा, and the investors is given an electronic entry or number so that he or she can hold it as an electronic balance in account। क्या मतलब है कि आपके पास जो भी सिक्योरिटीज रहती थी इन्वेस्टर के पास, वो फिजिकल फॉर्म में होती थी, अब उसको कैंसिल कर दिया गया, फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं होगा, उसके बदले में इलेक्ट्रॉनिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट दिया गया है जिसके अंदर आप अपनी सारी एंट्रीज मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं डीमटेरियलाइजेशन रिफर्स टू होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। अब आप कुछ भी फिजिकल फॉर्म में होल्ड नहीं करेंगे सिक्योरिटीज को, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे, यही डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी has made it mandatory into trade in demat form only for certain selected securities। कुछ सर्टेन सिलेक्टेड सिक्योरिटीज ऐसी हैं जिनके लिए सेबी ने बिल्कुल एक रूल बना दिया है कि इनको डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में ही किया जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसी में इन्हें मेंटेन किया जाएगा। बाइंग सेलिंग जितनी भी डीलिंग होगी वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगी।
चलिए बेनिफिट्स देखते हैं डीमैटेरियलाइजेशन के। तो फर्स्ट इज कन्वीनियंट, ये बिल्कुल कन्वीनियंट होता है, बिल्कुल जैसा आपका बैंक अकाउंट होता है। आप कभी भी जाके अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डीमैटेरियलाइजेशन में भी होता है कि आप सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और अगर आप सेल कर देंगे तो वो वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कन्वीनियंट होता है। देन कैन गेट मॉर्गेज टू गेट लोन्स, आप अपने डीमैट अकाउंट को मॉर्गेज भी करा सकते हो। उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं आप उसको एज अ मॉर्गेज, एज अ कोलेटरल आप रख सकते हो लोन लेने के लिए। आप कहीं लोन लेते हो तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना, तो वो सिक्योरिटी आप ये इस तरीके से भी दे सकते हो। आप अपने डीमैट अकाउंट को भी एज अ सिक्योरिटी दे सकते हो। उसमें जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, जैसे शेयर डिवेंचर जो भी हैं, वो सबको आप मॉर्गेज कर सकते हो। देन नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फ्रॉडस्टिंग, बिल्कुल जैसे बैंक में होता है कि आप बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं तो आपको ये डर तो रहता नहीं है कि भाई चोरी हो जाएगी या कोई थेफ्ट हो जाएगा या कोई फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा तो आपको डर नहीं रहता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही डीमैटेरियलाइजेशन में होता है कि रिस्क बहुत कम हो जाता है कि भाई थेफ्ट होने का और लॉस होने का। देन रिड्यूसेस पेपर वर्क, अब आपको कुछ भी पेपर फॉर्म में मेंटेन करके रखना नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है, तो इस तरीके से आपका पेपर वर्क बहुत रिड्यूस हो जाता है। Then it is broker's responsibility to credit the correct number of shares in the investor's account. अगर आप खुद खरीदते, अगर आप खुद लेते और पेपर फॉर्म में लेते तो आप क्या करते, कहाँ कहाँ उसको संभालते हुए रहते। आपसे कोई मिस्टेक भी हो सकती थी, हो सकता था कि आपको इतने शेयर रिसीव होने वाले थे, उतने हुए नहीं, आप इतने देने वाले थे लेकिन आप उतने दे नहीं पाए। तो इस तरीके की मतलब आपसे ऐसी मिस्टेक्स हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको ब्रोकर हायर करना है, तो सारी ये सब कुछ ब्रोकर की ही जिम्मेदारी है कि वो ही आपके अकाउंट में एकदम करेक्ट अमाउंट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर करेगा। देन सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। अगर आपकी डिफरेंट कंपनीज की आप सिक्योरिटीज लेना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट डीमैट अकाउंट खोलने पड़ेंगे। आप एक ही डीमैट अकाउंट में डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हो। तो ये था भाई हमारा डीमैटेरियलाइजेशन और उसके बेनिफिट्स। चलिए देखते हैं डीमैटेरियलाइजेशन सिस्टम यानी कि डीमैट सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उनके थ्रू समझेंगे। फर्स्ट इज सिलेक्टिंग डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी क्या है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। डिपॉजिटरी जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो भी है, बिल्कुल सेम बैंक की तरह, जैसे आप बैंक में जाके अपने पैसे को सबमिट करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप सिक्योरिटीज को जाके डिपॉजिटरी में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है। तो डिपॉजिटरी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर, तो आप एक एजेंट के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। वो एजेंट आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाता है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई ब्रोकर भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी डिपॉजिटरी में खोलना है। ठीक है, फिर फिलिंग फॉर्म अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट के लिए। आप जैसे बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सेम वैसे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके साथ कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, जैसे पैन नंबर हो गया, डीओबी हो गया, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सबमिटिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन। आप क्या करेंगे, जैसे बैंक में आप कैश सबमिट करने जाते हैं वैसे ही आप सिक्योरिटीज को सबमिट यहाँ पर करने जाएंगे। तो सिक्योरिटीज के फिजिकल सर्टिफिकेट्स को लेकर जाएंगे आप सबमिट करने। ठीक है, उसके साथ आप एक डीमैटेरियलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भी सबमिट करेंगे कि आप अपने ये शेयर्स का डीमैटेरियलाइजेशन कराना चाह रहे हैं, आप इसे ऑनलाइन फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, देन इफ द शेयर्स आर अप्लाइड इन IPO, the simple details of the demat account and DP to be given, allotment would automatically be credited to demat account। क्या मतलब है इसका कि अभी तक तो हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज की बाइंग या सेलिंग की बात हो रही थी, लेकिन अगर आप इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कर रहे हैं यानी कि आप पहली बार भी अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, तो आप एज एन इन्वेस्टर, सपोज आप इन्वेस्टर हो, आप किसी फर्म की सिक्योरिटीज बाय कर रहे हो जो कि पहली बार सिक्योरिटी इशू कर रही है। ठीक है, यानी कि आप IPO बाय कर रहे हो, तो क्या होगा कि तब भी आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपको डीमैट अकाउंट खोल के बस कुछ नहीं, उनको अपनी नेसेसरी डिटेल जो सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है अपने डीमैट अकाउंट की। आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जो भी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया, बिल्कुल सेम वैसे जैसे एप्लीकेशन, आप पहले एप्लीकेशन देते हैं फिर अलॉटमेंट होता है ना, तो बिल्कुल जैसे आपने अप्लाई किया, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स पहुंच जाएंगे। ठीक है,
Then if the shares are to be sold through broker, then the DP must be instructed to debit the account with the number of shares sold. क्या मतलब है इसका कि अगर ब्रोकर के थ्रू आप अपने शेयर्स बेच रहे हो तो क्या करोगे आप कि डीपी को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि भाई इनके शेयर बिक गए हैं और इनके इतने शेयर डिडक्ट कर दो इनके अकाउंट से। जैसे कि अगर आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए तो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं ना पैसे, तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप शेयर बेच देंगे तो फिर आपके डीमैट अकाउंट में से ऑटोमेटिकली शेयर जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप हमने ये देखा था कि अगर आपने शेयर्स सेल किए हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके डीपी को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई इतने इतने शेयर्स सेल हो चुके हैं और इतने शेयर्स इसके अकाउंट से डिडक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या होगा, द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू स्टॉक एक्सचेंज, कि अब जो ये शेयर डिडक्ट किए हैं इनको स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवर कर दीजिए। ब्रोकर अपने डीपी को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि ये जो शेयर्स इसने बेच दिए हैं और आपने डिडक्ट कर लिए हैं वो आप स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवर कर दीजिए। उसके बाद द ब्रोकर देन रिसीव द पेमेंट एंड पेज द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड। ब्रोकर फिर स्टॉक एक्सचेंज से पेमेंट रिसीव करेगा और फिर इन्वेस्टर को पैसे दे देगा। लास्ट इज ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days। सेटलमेंट पीरियड तो हमने पढ़ा था T+2 days होता है, 2 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जब ये सब कुछ हुआ तो 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट का सेटलमेंट, सारी चीजों का सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो ये होता है सेटलमेंट पीरियड इज इक्वल्स टू T+2 days, टुडे प्लस 2 days मोर। तो ये था हमारा भाई पूरा वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम, किस तरीके से डीमैटेरियलाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डिपॉजिटरी सिस्टम के। तो 2 हैं यहाँ पे, एक डिपॉजिटरी है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। दोनों ही वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक और बार थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिपॉजिटरी का क्या मतलब है? डिपॉजिटरी एक ऐसा एपिक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में। ठीक है, आप सिक्योरिटीज़ के ऐसे हार्ड सर्टिफिकेट्स या फिर फिजिकल फॉर्म में आप सर्टिफिकेट्स नहीं होल्ड करते हैं। डिपॉजिटरी में ऑनलाइन फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया जाता है। बिल्कुल बैंक की तरह होता है, जैसे बैंक कैश होल्ड करता है वैसे डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ होल्ड करती है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में। ठीक है, कुछ फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे डिपॉजिटरी के, समझते हैं। इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी, अभी बताया, ये सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है। इंटरैक्ट्स विद द इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट्स ओनली, दैट आर डीपी। तो ये डिपॉजिटरी से आप एज एन इन्वेस्टर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको थ्रू एजेंट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और वो एजेंट है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, देन इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। जैसे बैंक में आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोलना पड़ता है, वैसे ही डिपॉजिटरी के साथ आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देन वर्क्स इलेक्ट्रॉनिकली, पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, पूरा ऑनलाइन फॉर्म में होता है ये। देन डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ कैन बी यूज्ड एज कोलेटरल। ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी इस बारे में कि ये जो डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ हैं इनको आप एज अ कोलेटरल भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोलेटरल रखने जाओगे तो आपको हार्ड कैश, आपको मतलब सर्टिफिकेट की ज़रूरत है फिजिकल फॉर्म में, ऐसा नहीं है। आप इन डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ को भी एज अ कोलेटरल यूज़ कर सकते हो। देन डिपॉजिटरी इशू रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बोनस शेयर्स होते हैं, कंपनी कभी कभी बोनस शेयर्स इशू करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो बोनस शेयर्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये डिपॉजिटरी में इशू हो सकते हैं। चलिए अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? एक एजेंट की तरह काम करता है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच। जैसे अभी आपको बताया कि इन्वेस्टर्स जो है डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक एजेंट के थ्रू करेंगे और वो एजेंट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डीपी इज़ एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ये डिपॉजिटरी का एजेंट होता है। देन इन्वेस्टर्स हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी। सिर्फ इन्वेस्टर जो हैं डायरेक्टली डीपी से यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से ही इंटरैक्ट करेंगे, वो डायरेक्ट डिपॉजिटरी से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, वो एजेंट से इंटरैक्ट करेंगे और वो एजेंट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देन ब्रोकर्स, बैंक एट्सेट्रा कैन बी डीपी। कौन कौन हो सकता है? ब्रोकर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, डीपी। देन रजिस्ट्रेशन विद सेबी इज़ कंपलसरी। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये जो बैंक्स होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको बनने के लिए सेबी से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। देन ऑल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ डन थ्रू डीपी ओनली।
सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही सारी बाइंग और सेलिंग होती है। जिस तरीके से ब्रोकर के थ्रू सारी बाइंग और सेलिंग होती है, बिल्कुल ये सेम वही एजेंट की तरह ही होते हैं डिपॉजिटरी के। तो जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होगी वो डीपी के थ्रू ही होगी। चलिए अब समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस। इंडाइसेस का क्या मतलब है? इंडाइस जो है वो इंडेक्स का प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी चेंज को मेजर करती है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज इंडाइस का क्या मतलब हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस में जो भी चेंज होता है उसको मेजर स्टॉक एक्सचेंज इंडाइस करता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो दो हमें स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने हैं, बीएसई और एनएसईआई। बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसईआई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि भाई एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है आप कैसे पता लगा सकते हो कि भाई एक कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितना अच्छा कर रही है, इकोनॉमी कैसी है कैसी नहीं है। पहला तरीका तो ये है कि भाई जीडीपी आप मेजर कर लो। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो अच्छी इकोनॉमी है। दूसरा तरीका ये है कि उस कंट्री की जो कंपनीज़ हैं उसके शेयर्स कैसे हैं। अगर शेयर्स के प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, हाई जा रहे हैं, तो यानी कि पूरा जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी अच्छी है। अगर शेयर्स के प्राइसेस लो जा रहे हैं या फिर सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस लो हैं तो कंट्री की इकोनॉमी ख़राब चल रही है। तो ये जो सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, इनके चेंज को कौन मेजर करता है? स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, ठीक है। तो दो हम पढ़ेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को सेंसेक्स मेजर करता है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी मेजर करता है, ठीक है। तो क्या है? दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। ये क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर ऑफ बीएसई। क्या मतलब है इसका? देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। एक कंट्री में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। क्या सबके प्राइसेस को मेजर करना मतलब कन्वीनियंट नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है कि भाई ये तो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर ये वाली इंडस्ट्री है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में से टॉप कंपनीज़ को ले लेते हैं और टॉप 30 कंपनीज़ के इंडेक्स को मेजर किया जाता है। तो वो सेंसेक्स में बीएसई के टॉप 30 कंपनीज़ को मेजर किया जाता है सेंसेक्स में, ठीक है। फिर है निफ्टी क्या है? एनएसईआई की स्टॉक एक्सचेंजेस की कंपनीज़ को मेजर करते हैं। यहाँ पे 50 कंपनीज़ को मेजर किया जाता है। क्या है? दिस इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 50 स्टॉक्स लिस्टेड इन एनएसईआई। एनएसईआई में 50 स्टॉक्स जो लिस्टेड है, 50 कंपनीज जो लिस्टेड हैं, उनके इंडेक्स को निफ्टी मेजर करता है, ठीक है। तो ये थे स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस। चलिए अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो सेबी क्या है? हुआ क्या था जब स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुआ और बहुत अच्छे से चल रहा था, लोग शेयर्स खरीद रहे थे और सारा चीज़ें ठीक है, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे लोग, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर क्या हुआ कि ब्रोकर्स जो थे वो कुछ मैल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने लगे, जैसे कि बहुत सारे जैसे अनफेयर प्राइसेस चार्ज करने लगे, झूठे प्राइस बताने लगे, ज़्यादा बोल के ले लेते थे लोगों से पैसे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस होने लगी। तो फिर गवर्नमेंट को ये नीड फील हुई कि भाई पब्लिक का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करे, जो कि एक नज़र रख सके कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और उस पर एक रेगुलेशन बना सके। तो सेबी वॉज सेटअप इन 1988 एंड गॉट लीगल स्टेटस इन 1992। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हैं। सेबी सेटअप तो हुई थी 1988 में, लेकिन इसको लीगल स्टेटस मिला था 1992 में। देन इट रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट होता है, बाइंग एंड सेलिंग, कुछ भी जो होता है, सारे के सारे ऑपरेशंस जो होते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, वो सबको रेगुलेट करता है सेबी। Then SEBI is a body corporate having separate legal entity and perpetual succession। जैसे कंपनी का होता है ना, जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर आएंगे जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, वैसे ही सेबी भी चलती रहेगी। इसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन।
और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि ये अलग है और इसका ओनर अलग है, तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी। तो ये है सेबी। रीजंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, यानी कि सेबी इस्टेब्लिश क्यों हुआ, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि सेबी को इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस और अनफेयर प्रैक्टिसेस होने लगी थी, इसीलिए गवर्नमेंट को नीड फील हुई कि भाई एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। तो वो किस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस थी ये देखते हैं। ड्यू टू द मैल प्रैक्टिसेस सच एज प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का क्या मतलब होता है, सपोज़ ये मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री में 4 फर्म्स हैं, तो वो 4 फर्म्स ने आपस में मिलके ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर मैं ऑपरेट करूँगा और यहाँ के शेयर के प्राइसेस मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो मैं जो प्राइस रखूँगा आप मेरे साथ कम्पीट नहीं करोगे, आप अपने एरिया में या फिर किसी और एरिया में आप कोई भी प्राइस रख सकते हो, मैं आपके साथ कम्पीट नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने 10 रख लिया तो आप 9 रख लो, ठीक है, इस तरीके से कंपटीशन नहीं होगा। तो क्या करा गया कि एक पर्टिकुलर जैसे जोग्राफिकल एरियाज फिक्स कर लिए गए कि इस एरिया में हम अपने हिसाब से प्राइसिंग रखेंगे और फिर बाकी के अपने एरिया में, बाकी के अपने एरिया में, इस तरीके से। तो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग एक तरीके से मोनोपोली होने लगी एक फर्म की कि वो भाई अपने हिसाब से प्राइसेस फिक्स कर रहे हैं और कोई कंपटीशन तो है नहीं, कोई डिमांड सप्लाई फोर्सेस एक्ट ही नहीं कर रही हैं प्राइसिंग पे, तो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली की तरह से काम हो रहा है। तो प्राइस तो फिर वो लोग कितने भी रखें, कितने भी हाई रखें, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो इन्वेस्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा ना, ये तो उनके लिए अनफेयर है। भाई डिमांड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो वो फेयर होता है, वरना तो ये अनफेयर प्रैक्टिस हो गई। तो ये प्राइस रिगिंग होने लगी थी। देन अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, यानी कि के जो ब्रोकर्स होते थे वो अनऑफिशियल प्रीमियम यानी कि झूठा प्रीमियम बताते थे कि भाई आपसे ज़्यादा चार्ज कर लेते थे और इतने का शेयर एक्चुअल में होता नहीं था, तो इस तरीके से मतलब फ्रॉड करते थे। देन डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, पैसे दे दिए इन्वेस्टर ने लेकिन अब तक उसको शेयर डिलीवर नहीं हुए हैं। देन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसका वायलेशन होता था, इसलिए ये देखा गया कि भाई नीड है बहुत ज़्यादा एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करने की। फिर फाइनली 1988 में सेबी को सेटअप किया गया। चलिए अब देखते हैं सेबी के रोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो सेबी डिफरेंट लोग हैं, जैसे कुछ इशूअर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरमीडियरी होते हैं, तो उनके लिए सेबी किस तरीके से एक्ट करता है, उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है देखते हैं। फर्स्ट, इशूअर के लिए किस तरह से काम करता है। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड ईजिली। इशूअर जैसे कि कंपनी हो गई जो शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटी को इशू करती है, तो उनके लिए एक मार्केट प्लेस सेटअप करके देता है और वहाँ पर वो ईजिली फाइनेंस रेज कर सकते हैं। देन फॉर इन्वेस्टर्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनका इन्वेस्टर्स का जो मनी होता है, इन्वेस्टर्स जो अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं उनका मनी प्रोटेक्टेड रहता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सेबी, और करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपसे झूठ बोल के ज़्यादा पैसे ले ले, इस तरीके से नहीं होता है। एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। देन इंटरमीडियरीज के लिए क्या है, इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। जैसे कि अगर एक ही ब्रोकर होता है या 2 ही ब्रोकर होते तो क्या होता कि एक तरीके से उनकी मोनोपोली होती है, वो जितना चाहते उतना अपना कमीशन और अपना चार्जेस चार्ज करते। लेकिन कॉम्पिटिटिव है यानी कि और भी लोग हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस तैयार करके देता है सेबी, ताकि वो लोग जो हैं वो उनको भी फ़ायदा हो और वो कस्टमर को भी यानी कि इन्वेस्टर को भी अच्छे मतलब वो एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फर्स्ट इज रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग हो, कुछ भी हो, वो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है सेबी। देखता है कि भाई कहीं कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कोई मैल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कहीं पे इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें देखता है वो। देन प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योर सिक्योरिटी। इन्वेस्टर को सिक्योरिटी इंश्योर करता है सेबी। ये मेक श्योर करता है कि भाई इन्वेस्टर जो पैसे
अपने इन्वेस्ट कर रहा है वो कहीं से भी मतलब उसके कोई उसके साथ फ्रॉड ना हो, तो उसका जो मनी है वो सिक्योर्ड रहे। देन प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस, मेक श्योर करता है कि कोई भी मैल प्रैक्टिस ना हो, कोई फ्रॉड एक्टिविटीज़ ना हो। देन डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज ऑल्सो, इंटरमीडियरीज के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करता है, यानी कि इंटरमीडियरीज को ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने ही करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है ब्रोकर्स वगैरह को या फिर अंडर राइटर जितने जो भी इंटरमीडियरीज हों, तो इंटरमीडियरीज के लिए भी ये कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करता है। चलिए अब फंक्शंस देखते हैं सेबी के। तो सेबी के फंक्शंस जो हैं, यानी कि सेबी क्या करता है, सेबी का काम क्या है, ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। तो वो 3 कैटेगरीज है। पहला फंक्शन है सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सेबी। दूसरा फंक्शन है डेवलपमेंटल फंक्शन, कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, सेबी ने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। और तीसरा फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन, कि ये एक तरीके से रेगुलेशन करता है कि भाई रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशंस लगाता है सेबी। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन में फर्स्ट इज चेक अ प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्राइस रिगिंग डिस्कस करी थी। तो प्राइस रिगिंग एक बिल्कुल अनफेयर प्रैक्टिस है, वो अगर होती है तो उसको तुरंत रोका जाएगा, सेबी उसको तुरंत रोकेगा। तो ये है कि प्राइस रिगिंग पे एक चेक रखा जाता है। देन इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर्स ट्रेडिंग। इनसाइडर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि कंपनी के बहुत सारे ऐसे जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी पे लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गए या फिर कोई और हो गया, तो ये इनके पास कुछ ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि कंपनी के लिए मतलब बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है या फिर जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को किसी को बता देते हैं, तो कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा और ये बहुत अनफेयर बात मानी जाएगी। इसलिए चेक रखा जाता है कि इस चीज़ को इनसाइडर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, कि जब हायर अथॉरिटी के लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो इनसाइडर्स ट्रेडिंग एक अनफेयर प्रैक्टिस है और इस पे एक चेक रखा जाता है कि ये हो तो नहीं रही है, अगर हो रही होगी या किसी को अगर पकड़ा गया इनसाइडर्स ट्रेडिंग करते हुए तो उस पर मतलब हैवी एक्शन लिया जाएगा, सीरियस एक्शंस लिए जाएंगे उस पर, उसे जेल भी हो सकती है। देन सेबी प्रोहिबिट्स अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस जो अनफेयर है, फ्रॉडुलेंट है, जैसे सपोज़ आपको भाई आप एक इन्वेस्टर हो, आपसे बोल दिया गया कि भाई शेयर्स ले लो और पूरी शेयर्स ले लो और शेयर्स आपको फिर दिए नहीं गए, आपने पैसे दे दिए, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया, या फिर आपको जितने इंटरेस्ट पे बात हुई थी उतने इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको झूठा प्राइस बता रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी अनफेयर और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो ये ना हो, ये मेक श्योर सेबी करता है। देन एजुकेट इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स अपने खुद के राइट को भी खुद प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी ज़रूरी है, कि उनके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उनके पास कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्राइस है, क्या नहीं है। तो सेबी जो है प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। देन चेक ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, एक अलॉटमेंट आप करते हैं, जैसे कि आप जनरल पब्लिक के लिए सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग आ रहे हैं और कोई भी आ सकता है, आपकी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कोई भी मतलब जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टेड ग्रुप होते हैं जिनको शेयर्स या डिबेंचर जो भी सिक्योरिटी है इशू की जाती है। जनरली म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट फेयर तरीके से हो, उसमें कुछ भी अनफेयर ना हो, ये मेक श्योर सेबी करता है। तो ये तो हो गए इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन कि सेबी ने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। पहली चीज़ ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरीज़ की ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें। उसके बाद इंटरनेट ट्रेडिंग। आजकल अब तो कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज में फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं होता है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। तो जितनी भी ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग जो भी होता है वो सब कुछ ऑनलाइन होता है। देन अंडर राइटिंग इज़ मेड ऑप्शनल। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, सब आपके पास एक
कंपनीज़ के पास एक वो होता है कि भाई उनको 90% उनके शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो मतलब उनके ऊपर ये कंपलसरी होता है कि वो 90% उनके शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। तो कभी कभी अगर कंपनीज़ को ये डर रहता है कि शायद हमारे शेयर्स 90% सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे, तो वो अंडर राइटर को अपॉइंट कर लेते हैं। अंडर राइटर क्या करता है, उनके शेयर्स को एक साथ स्टॉक में ख़रीद लेता है, फिर वो मतलब बाकी इन्वेस्टर्स को बेचता रहता है अपने हिसाब से, लेकिन कंपनी से पूरा स्टॉक में ख़रीद लेता है। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाएगी ना। तो अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरे जो सिक्योरिटीज़ है वो खुद ब खुद भी सब्सक्राइब हो जाएंगी 90%, तो उनको ज़रूरत नहीं है अंडर राइटर रखने की। तो अंडर राइटर को अपॉइंट करना है या नहीं करना है ये ऑप्शनल है। देन मार्केट ऑफ आईपीओज। आईपीओज क्या होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जो न्यू इश्यूज होते हैं सिक्योरिटीज़ के, तो वो तो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। लेकिन सेबी ने बोला कि अब जो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि न्यू इश्यूज होंगे वो यहाँ सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकते हैं। अब देखते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में पहला है फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशन। सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से भी फॉर्म करता है। देन रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और उनके ऊपर भी काफ़ी सारे रेगुलेशन लगाए जाते हैं ताकि वो कुछ भी अनफेयर ना कर सकें। देन रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, इतना अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके उनका पैसा ले लिया जाता है और एक साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेके उनके मतलब पैसे को पूल करके एक साथ म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो भी कंपनी होगी वो कहीं और इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में भी कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ अनफेयर ना हो, इसीलिए उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी होती है और उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपलसरी होता है। देन रेगुलेट टेक ओवर्स ऑफ कंपनी। टेक ओवर कैसे हो सकता है कंपनी का, अगर किसी ने कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए, तो अगर बहुत सारे शेयर खरीद लिए तो फिर उसका राइट होने लगेगा कंपनी पे, उतना ही ज़्यादा कंट्रोल और राइट होने लगेगा। तो कोई भी मतलब कंपनी को टेक ओवर ना कर पाए अनफेयर तरीके से, ये भी सेबी मेक श्योर करता है। देन सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरी एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है सेबी और ऑडिट करता है टाइम टू टाइम, ताकि पता चलता रहे कि भाई कुछ भी अनफेयर ना हो और किसी के साथ भी किसी भी इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये थे फंक्शन सेबी के। सेबी हमने पूरा पढ़ लिया है, स्टॉक एक्सचेंज पूरा पढ़ लिया है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही और ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो ही रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।